चलिए आज का जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है जी, जीएसटी। क्या नाम है बताइएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस एंड टैक्स। क्या होता है? गुड सर्विस एंड टैक्स। जीएसटी की शुरुआत हुआ था 1954 में। जीएसटी की शुरुआत कब हुआ था? 1954। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। और जीएसटी की शुरुआत भारत में कहा जाए तो भारत में कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुआ था? और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? और अंतिम राज्य की बात किया जाए तो अंतिम राज्य कौन था? जीएसटी जो है संविधान में कैमा संशोधन के द्वारा लाया गया। जीएसटी संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन। कैमा है जी? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में पास हुआ था। कैमा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी शुरुआत में है। जो जीएसटी को 5 टैक्स बनाया गया। जीएसटी में कितने प्रकार का टैक्स? 5 प्रकार का टैक्स को जोड़ा गया था। यह 5 टैक्स कौन कौन थे जी? 0%, 5% और कितना था जी? 12%, 18% और कितना परसेंट? 28%। शुरुआत में जीएसटी में कितने प्रकार का टैक्स बनाया गया? 5 प्रकार का। कितना कितना? 0%, 5%, 12%, 18% और कितना? अभी एग्जाम में पूछा था बिहार दरोगा में जो जीएसटी है वो 5 गो टैक्स को हटाकर अब कितना टैक्स बना दिया है? 2 गो। कितना टैक्स बना दिया? 2 गो। कितना कितना टैक्स बन गया है जी? 12% और कितना परसेंट? 18%। पहले 5 गो जीएसटी में टैक्स था। अब आइए जीएसटी। तो जीएसटी है जो कौन लगाता है? और जीएसटी जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है जी? अप्रत्यक्ष कर है। इसका नारा है एक देश एक टैक्स। क्या नारा है? एक देश एक टैक्स। यानी सभी देशों में एक सामान्य टैक्स लगेगा और जिसका नाम पड़ा क्या? जीएसटी। फिर से बताइएगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस एंड टैक्स। और जीएसटी का शुरुआत कब हुआ था? और सबसे पहले कौन सा देश? और भारत में जीएसटी जो है कब आया था? भारत में जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। और जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन था? असम। और अंतिम राज्य कौन था? जीएसटी कैमा संविधान संशोधन द्वारा हुआ। 101वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? और जीएसटी में कितने प्रकार का टैक्स लागू किया गया? कौन कौन? 0%, 5%, 12, 18। 0% किसके लगता था? खाद्य पदार्थ पर। जो खाने की वस्तु था, जैसे हम लोग जो मार्केट से दूध दही खाते हैं या चावल वगैरह जो लेते हैं तो उस पर शुरुआत में कितना परसेंट टैक्स था? 0%। लेकिन माननीय महोदय नरेंद्र मोदी जी अब तो खाने को छोड़ दीजिए, हगने पर भी पैसा लगा दिए। अगर आप जो बाथरूम करने के लिए पटना में जाते हैं तो उसमें भी आपका जीएसटी लगता है। ठीक है। तो पहले क्या था कि जीएसटी जो है वस्तु पर लगता था। जीएसटी किस पर लगता था? अब ये पहले था कि खाने वाला वस्तु पर सब देश में नहीं लगता है जीएसटी। जैसे दूध मार्केट से लेते हैं तो इंडिया ही है जो पढ़ाई पर भी जीएसटी लगा दिया। जितना जो आप किताब का दाम सुने होंगे, जैसे प्लेटफॉर्म का किताब 90 रुपया में पहले मिलता था वो अचानक 200 में हो गया। तो इसका कारण यही है कि इस पर 18% क्या लगा दिया गया? जीएसटी। जिसके कारण है जो वो लगाया 18%। तो अगर 90 का 100 का 18 भी जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 120 रुपया आना चाहिए। लेकिन वह किताब का दाम सीधे बढ़ाकर क्या कर दिया? दुगना। क्योंकि अगर सरकार उसको जरा सा छूट देगा तो उछाल मारेगा ही। यह सारा प्रबंधन किनके हाथों में होता है? सरकार के हाथों में। अभी हम लोग के यहाँ देखिए जितना जो महीना लगता है 30 दिन का, लेकिन संचार विभाग में महीना कितना दिन का हो गया? 28 दिन का। यह कौन किए है? सरकार। वो अपना टैक्स लिए और वो अपना उनका मनमानी करने के लिए जाइए, आप जैसे चलाना वैसे चलाइए।
तो वही कहते हैं जीएसटी कैसा टैक्स है जी? अप्रत्यक्ष। जीएसटी कैसा है? तो यहां तक कोई दिक्कत है? तो आइए जीएसटी को हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं कौन कर? संविधान का कैमा संशोधन जी? 101वां। अंडरलाइन करिएगा, यह संविधान का 101वां संविधान संशोधन। और किस वर्ष जी? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर को सुगमता से प्रस्तावित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय सहयोग से संशोधन के अंतर्गत जीएसटी परिषद की स्थापना किया गया। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद बना था। कौन सा अनुच्छेद? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जीएसटी के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसका नाम क्या था जी? 279 का ए। क्या नाम था? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की क्या दिया? शक्ति पर। क्योंकि कोई भी कानून जो अंतिम रूप से पारित होता है वह किसके हस्ताक्षर से होता है? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वह कानून पारित नहीं होगा। तो 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना किया गया। यानी जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था जी? और परिषद का सचिवालय कहां बनाया गया? दिल्ली। जीएसटी परिषद का सचिवालय कहां? केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है। जो कह रहा है कि इसका जो सचिव होता है वह कौन होता है? केंद्रीय राजस्व सचिव। परिषद का पदेन सचिव परिषद के केंद्र और राज्यों के संयुक्त फोरम है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होते। पहला में कौन मंत्री होता है जी? केंद्रीय वित्त मंत्री। पहला में कौन होता है? अभी अगर बात किया जाए कि वित्त मंत्री कौन है जी? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। जो दरोगा ने पूछा था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और बताए थे वित्त आयोग का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में था? 280। वित्त आयोग का वर्णन और उसका नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। कौन कर रहा था? और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? तो कह रहा है कि वित्त, इसका केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा कारारोपण के अथवा राज्य सरकार के द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री होते हैं। परिषद के राज्यों में नामित सदस्य आपस में से किसी भी परिषद का उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, जीएसटी है जो कैसा टैक्स है जी? अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। करा अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को परिषद के हर बैठक के अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसका मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन जो अप्रत्यक्ष अध्यक्ष होगा उसको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, मतदाता दिवस कहिया मनाते हैं? 25 जनवरी। या हम कहेंगे निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कैमे नंबर का है? 26वां। कैमा नंबर का है? हाँ, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक के उपस्थिति सदस्यों को भारित मतों का कितना से होना चाहिए? कितना? निर्णय निम्न सिद्धांत के अनुसार केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों का कितना? 1/3 तथा समस्त राज्य सरकार के मतों के भार बैठक के कुल दिए गए मतों का कितना? यानी केंद्र सरकार में कितना होना चाहिए जी? 1/3। केंद्र सरकार में कितना? और राज्य सरकार में कितना? 2/3। राज्य सरकार में कितना? अंडरलाइन कर लीजिएगा। केंद्र में कितना? 1/3 और राज्य में कितना? परिषद के किसी कार्यवाही निम्नलिखित आधारों पर असामान्य नहीं किया जाएगा।
परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर अथवा परिषद के कोई प्रक्रिया अनियमित जिससे मामले की योग्यता प्रभावित न हो। अनुच्छेद 279 के ए किसके लिए जोड़ा गया था? जीएसटी के लिए। किसके लिए जोड़ा गया था? कौन सा अनुच्छेद? 279 का क्या? ए के अनुसार जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्य का महत्वपूर्ण मामलों को सिफारिश करने का क्या मिला? चलिए, केंद्र के महत्वपूर्ण मामलों को सिफारिश करना, जैसे केंद्र और राज्य के स्थानीय सरकारों के ऊपर और अधिकार जीएसटी में शामिल किया गया जी। उत्पाद और सेवा या तो जीएसटी योग्य या जीएसटी युक्त है। न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तु और सेवाएं का जीएसटी छूट अधीन किया गया। अभी कितना कर दिया गया है जी? जीएसटी जो न्यूनतम कितना कर दिया गया है? जीएसटी कम से कम न्यूनतम आई कितना कर दिया है कोई भी? एक है 5 लाख। 5 लाख तो पहले था, 7.5 लाख। हाँ, चलिए, प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें शामिल है। परिषद 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को हुई क्षति को पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा। इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है। अब आइए, कौन आयोग है जी? अनुसूचित जाति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अनुच्छेद में है जी? देखिए, एक होता अनुसूचित जाति है, एक होता अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित, अब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने पढ़ाया था अनुसूची, 5वीं अनुसूची में एससी एसटी का था। 5वीं अनुसूची में क्या था? एससी एसटी। और अनुसूची 6 में क्या था? ये बार बार फंसाता है 5 और 6। उसमें था अनुसूचित जनजाति और 4 पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, अनुसूचित 6 को खास करके याद रखेंगे कि अनुसूचित 6 में है अनुसूचित जनजाति और 4 पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष राज्य का क्या दर्जा। जैसे हमने बताया था, कितना अनुसूची है जी? 12। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 गो। मूल संविधान में कितना अनुसूची? 8 गो। पहले अनुसूची में क्या था? भारत राज्यों का क्या? और अनुसूची 2 में क्या था? हाँ, उच्च अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता। और तीसरा में क्या था? तीसरा में क्या था? और चौथा में क्या है? और राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथा में क्या है? और अनुसूची 5 में क्या है? एससी एसटी। और अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूचित जनजातियों का विशेष और 4 पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा। अनुसूची 7 में क्या है? समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में क्या है? और अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 कहेंगे तो क्या है? भाषा। और अनुसूची 9 कहेंगे तो भूमि सुधार। अनुसूची 9 कहेंगे तो, और अनुसूची 10 कहेंगे तो दल बदल दल। अनुसूची 11 कहेंगे तो पंचायत। 11 में और 12 में नगर परिषद। चलिए, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी। क्या होता है? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अंडरलाइन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। हम किसको संवैधानिक निकाय कहेंगे? जिसका वर्णन संविधान में लिखा हो, अनुच्छेद हो, धारा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? संवैधानिक। और कह रहा है इसका संविधान में अनुच्छेद कितना? 338 के। यही क्वेश्चन है जो वीवीआई है, जो बार बार पूछता है। अब बताइएगा आप लोग, सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या किस राज्य में है जी? एससी सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी। और एसटी सबसे ज्यादा एसटी सबसे ज्यादा एमपी। और कहां पर एससी की संख्या, एससी कहा, एससी की संख्या नहीं है। एससी नहीं है लेकिन एसटी है। कहां पर बहुआ? पंजाब में। कहां पर है जी? पंजाब में।
तो सबसे ज्यादा एससी कहाँ? यूपी। और सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? जो एससी नहीं है लेकिन एसटी की जनसंख्या है पंजाब। कोई दिक्कत? और अभी एससी के लिए कौन सा अनुच्छेद आया है जी? 338। एससी के लिए कौन सा अनुच्छेद? समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको तनी वीवीआई कर लेंगे। कह रहा है कि 1990 में याद रखिएगा, अमेरिका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से क्या किया गया था? और इन्होंने एक बुक लिखा था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो 2024 में आपका बिहार दरोगा मद निषेध में पूछा था मेंस में, कि 1990 में 90 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम कब जी? 1992 से यह शब्द आया कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की क्या करना होगा? स्थापना की गई। और इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के साथ साथ 1987 में सरकार के द्वारा स्थापित आयोग की स्थान लिया। चलिए अब आइए यहां पर देखिए, एक चीज है जो बताएंगे अभी आप लोग को। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस चारों को एक साथ देखेंगे। एससी एसटी अधिनियम कब बना, ओबीसी अधिनियम कब बना, ईडब्ल्यूएस कब आया, कैमा संविधान संशोधन में आया, इस सबको एक साथ देखेंगे अभी। चलिए कह रहा है 2003 में, कब जी? 2003 के 89वें संविधान संशोधन 2004 से प्रभाव में आया के द्वारा राष्ट्रीय आयोग को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अनुच्छेद कितना? 338 के अंतर्गत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितना? 338 का क्या? क। अगर एससी की बात करेंगे तो कितना में हो जाएगा जी? एससी की बात किया जाएगा तो कहेंगे केवल 338, और एसटी की बात कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 338 का क्या? क। याद रहेगा, एससी के लिए कितना और एसटी के लिए कितना? 338 का क। अब आइए, चलिए के नामक 2 आयोग आए तो क्लियर है। एससी के लिए कितना? 338। एसटी के लिए कितना? 338 का क। अब ओबीसी के लिए कौन आया था? मंडल आयोग। कौन आया था? मंडल आयोग। कब आया था? 1978 में। कब आया था? 1978 में। और ईडब्ल्यूएस के लिए आया था कौन सी? संविधान संशोधन आया था कैमा? 102, 101 में जीएसटी, 102 में कौची? ओबीसी, 103 में कौची? ईडब्ल्यूएस, 104 में कौची? आरक्षण को समाप्त किया। आरक्षण को क्या किया? समाप्त किया। चलिए कहां थे हम लोग? आइए यहां पर वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। अंडरलाइन करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग कब अस्तित्व में आया बउआ? यानी एससी आयोग जो आया, एससी के लिए देखते हैं कोई भी अगर धारा है, अगर कोई एससी से आप झगड़ा करते तो इसके लिए एक अलग आयोग है या अलग न्याय का व्यवस्था है। एससी एसटी दोनों के लिए आयोग ने एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 कोची बहुआ अन्य सदस्य। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का? जो वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त के पात्र है। कम से कम कोई भी व्यक्ति 2 बार कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो एससी आयोग का जो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, इस सब के सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है जी? आयोग का मुख्य कार्य क्या है देखिएगा। चलिए, आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधिरक्षण करना तथा उसका क्रियान्वयन का समीक्षा करना, अनुसूचित जाति के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, अनुसूचित जातियों का संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रति वर्ष जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अब यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा
जिस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए करता है कितना में जी 338 के खंड कितना में 10 में। 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में भी समान कार्य की आवश्यकता थी और इसे 2018 से 102 में संशोधन अधिनियम के द्वारा जिम्मेवारी से मुक्त करा दिया गया। तो ओबीसी अधिनियम कब बना जी 102वां संविधान संशोधन। ईडब्ल्यूएस के मामले बना 103 में। आरक्षण को कब समाप्त किया 104 में। चलिए तो ये दो को खत्म हो गया जी। अब है कौन अनुसूची जनजाति यानी कि कौन सी एसटी चलिए तनी मुनि उड़िया देते इसको भी। चलिए अब अनुसूचित जनजाति को हम लोग क्या कह सकते हैं जी एसटी। क्या कह सकते हैं एसटी कह सकते हैं इसको। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संवैधानिक निकाय। ये भी कैसा निकाय है क्यों है संवैधानिक क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद कितना में 338 के कितना में और अनुसूचित जाति का कितना में 338 में। अनुसूचित जाति का कितना में। चलिए 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 से प्रभाव में यह आया था के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया जिसके अंतर्गत यह आयोग को रखा गया। इसमें भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं इसको अंडरलाइन कर लेंगे बउआ। जो एससी एसटी आयोग होता है ओकरा में के गो अध्यक्ष होता है के गो अध्यक्ष होता है जी। एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और के गो सदस्य होता है। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष का इसका कार्यकाल कितने वर्षों का 3। ये बार बार पूछता है। अरे 2 बार चुना जा सकता जैसे सबका बढ़ाया गया ना अरविंद पनगरिया को बढ़ाया गया ना 2030 तक के लिए 31 तक। चलिए आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। यदि आवश्यकता समझा जाए तो समय से पहले भी अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। एक बार सुनिएगा ध्यान से इंपॉर्टेंट है। चलिए सबको सुनिएगा। उसको बंद करो फिर से चालू करो।